क्लास 10 आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में ये बताया था कि पुष्पीय पौधों में कैसे लैंगिक जनन होता है। आज मैं आपको यह बताऊंगी कि लैंगिक जनन की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, तो लैंगिक जनन की आवश्यकता क्यों है। हम जानते हैं कि जो अलैंगिक जनन होता है वह एक कोशिकीय जीवों में होता है या फिर बहुत सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीवों में होता है। जैसे कि आप अच्छी से समझते हो कि हम जैसे बहुकोशिकीय और जटिल संरचना वाले जीव, चाहे वह मनुष्य है या कोई जानवर या फिर पेड़ पौधे, उनकी संरचना अत्यंत जटिल होती है। वे बहुकोशिकीय जीव होते हैं और उनका शरीर कोशिकाओं का समूह नहीं होता। उनका शरीर कोशिकाओं के विशिष्ट समूह जो कि ऊतक कहलाते हैं, और ऊतक जो होते हैं वह मिलकर के बहुकोशिकीय जीवों के शरीर के विभिन्न अंग बनाते हैं। ठीक है, तो कोशिकाओं का समूह ऊतक बनाता है, ऊतक जो है मिलके अंग बनाते हैं और अंग मिलके अंग तंत्र या शरीर बनाते हैं। तो हम जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऊतक जो होते हैं वो कार्य अपने अपने कार्यों में विशिष्टीकृत होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि एक प्रकार के ऊतक एक ही प्रकार के कार्य को करने के लिए विशिष्टीकृत होंगे। ठीक है, जैसे हाथ के ऊतक जो हैं वह पेट के स्टमक के ऊतक के का कार्य नहीं कर सकते। हृदय के ऊतक जो हैं वो श्वसन तंत्र का कार्य नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे जैसे बहुकोशिकीय जटिल संरचना वाले जीवों में विशेष कार्य करने के लिए विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं। अगर हम चाहें भी तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि आपने कभी सुना नहीं होगा कि जैसे प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन होता है। उसमें क्या होता है, प्लेनेरिया के शरीर के अगर टुकड़े हो जाएं किसी घटनावश तो हर टुकड़ा एक नया प्लेनेरिया बना देता है। लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि एक बकरी के शरीर का कोई टुकड़ा अलग हो जाए माना, तो उस टुकड़े से नई बकरी बन जाए। आपने कभी नहीं सुना होगा। ऐसे ही अकेली गाय कभी बछड़े को जन्म नहीं दे सकती है, क्योंकि बहुकोशिकीय जीवों में जनन क्रिया के लिए विशिष्ट अंग होते हैं और वे अंग जो हैं वह अलैंगिक जनन विधियों द्वारा नए जीव को उत्पन्न नहीं कर सकते। यानी कि बहुकोशिकीय जीवों में खंडन, द्विखंडन, कायिक प्रवर्धन, बीजाणु समासंग या पुनरुद्भवन या मुकुलन किसी भी तरीके से नए जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। ये असंभव है। और नए जीव की उत्पत्ति करने के लिए उनमें विशेष अंग होते हैं जिनको हम नर जनन भाग और मादा जनन भाग कहते हैं। फिर मैंने आपको पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन बताया था। पुष्पीय पौधों में जो लैंगिक जनन होता है उसमें दो तरह के पुष्प होते हैं। या तो एक ही पुष्प के अंदर पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों हो तो उनको हम उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। और अगर एक ही पेड़ के एक पुष्प में पुंकेसर और उसी पेड़ के दूसरे पुष्प में स्त्रीकेसर हो तो हम उन्हें एक लिंगी कहते हैं, जैसे लौकी और पपीता। और उभयलिंगी मैंने तुम्हें गुड़हल और सरसों के बारे में बताया था। ठीक है, तो आज के हमारे लेसन का तात्पर्य यह बताना है कि पेड़ पौधे हों या जीव जंतु हों, उनमें लैंगिक जनन की आवश्यकता क्यों है और लैंगिक जनन ही क्यों ज़रूरी है। तो मैंने आपको समझा दिया कि उनमें लैंगिक जनन ही हो सकता है, क्योंकि उनमें अलैंगिक जनन विधि से संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। और लैंगिक जनन विधि वह विधि है जिसमें संतान उत्पत्ति करने के लिए माता पिता दो जनों की आवश्यकता होती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया कि अकेला बकरी बच्चे को पैदा नहीं कर सकती, अकेली गाय बछड़े को पैदा नहीं कर सकती। ठीक है, तो लैंगिक जनन क्या होता है, वह जनन विधि जिसमें संतति उत्पन्न करने के लिए दो जनक नर और मादा भाग लेते हैं। संतति में संतान। ठीक है, तो अगर हम इसकी परिभाषा पर जाएं तो प्रजनन की वह क्रिया जिसमें दो युग्मकों के मिलने से बनी रचना युग्मनज यानी जायगोट द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है, लैंगिक जनन कहलाती है। सरल शब्दों में जिनमें संतान की उत्पत्ति करने के लिए माता पिता दो जनों की आवश्यकता होती है वह जनन लैंगिक जनन कहलाता है। अधिकतर बहुकोशिकीय जीव विभिन्न कोशिकाओं का समूह मात्र नहीं है। मैंने आपको समझाया था कि बहुकोशिकीय जीवों का शरीर बहुत जटिल होता है
और उसके शरीर के अलग अलग अंग अलग अलग कार्य करने के लिए विशिष्टीकृत होते हैं। एक अंग की कोशिकाएं दूसरे अंग का कार्य नहीं कर सकती हैं। विशेष कार्य हेतु विशिष्ट कोशिकाएं संगठित होकर ऊतक का निर्माण करती हैं तथा ऊतक संगठित होकर अंग बनाते हैं। शरीर में इनकी स्थिति भी निश्चित होती है। ऐसी सजग व्यवस्थित परिस्थिति में कोशिका दर कोशिका विभाजन अव्यावहारिक है, यानी कि अमीबा की तरह यहाँ पर कोशिका का विभाजन होकर संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अतः बहुकोशिकीय जीवों में जनन के लिए अधिक जटिल विधि यानी लैंगिक जनन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के जीवों में जनन के लिए विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, यानी जनन की कोशिकाएं अपने आप में विशिष्ट होती हैं। ठीक है, इस प्रकार के जीवों में इनमें सिर्फ लैंगिक जनन ही हो सकता है। अलैंगिक जनन की संभावना बहुकोशिकीय जीवों में नहीं हो सकती। ठीक है, लैंगिक जनन में नई संतति उत्पन्न करने हेतु दो व्यष्टि यानी दो जीवों की भागीदारी होती है। लैंगिक जनन प्रणाली की क्यों आवश्यकता है? दो जीवों की विभिन्नताओं के संयोजन से विभिन्नताओं के नए संयोजन उत्पन्न होंगे। यदि लैंगिक जनन होगा तो बच्चे की कोशिका में माता पिता दो जीवों के गुणों का समायोजन होगा। जबकि आप जानते हैं अलैंगिक जनन में जो बच्चा होता है यानी कि जो संतान होती है वो पिता का क्लोन होता है। वो आनुवंशिक रूप से पूरी तरह अपने जनक के जैसा ही होता है और क्योंकि वह एकल जीव से बना हुआ संतान है, इसलिए एकल जीव से बनी हुई संतान हूबहू आनुवंशिक रूप से अपने जनक के समान होती है, उसमें विभिन्नताएं कम होती हैं। लेकिन जब दो जीवों के विभिन्नताओं के संयोजन से नया संयोजन होगा यानी बच्चे की जनक कोशिका बनेगी, तो इस प्रक्रम में दो विभिन्न जीव भाग लेते हैं। अतः प्रत्येक संयोजन अपने आप में अनोखा होगा, यानी बच्चे में माता पिता दोनों के लक्षण आएंगे तो विभिन्नताएं ज़्यादा होंगी। और जब आपको मैंने बताया था कि जब विभिन्नताएं ज़्यादा होती हैं तो उस समष्टि की उत्तरजीविता भी बनी रहती है। लैंगिक जनन में दो भिन्न जीवों से प्राप्त डीएनए को समाहित किया जाता है। इसमें माता के डीएनए और पिता का डीएनए मिलकर के बच्चे की कोशिका का डीएनए बनाता है। लैंगिक जनन में जनन कोशिकाएं भी विशिष्ट हो जाती हैं। ठीक है, एक जनन कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी होती है और उसमें भोजन का पर्याप्त भंडार भी होता है। लैंगिक जनन में दो जनन कोशिकाएं भाग लेती हैं, एक नर की और एक मादा की। तो एक जनन कोशिका जो कि बड़ी होती है और उसमें भोजन का पर्याप्त भंडार भी होता है, जबकि दूसरी जनन कोशिका अपेक्षाकृत छोटी और अधिक गतिशील होती है, वो सक्रिय होती है। गतिशील जनन कोशिका यानी नर युग्मक जनन कोशिका हुई और जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार होता है उसे मादा युग्मक यानी मादा की जनन कोशिका कहते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन प्रक्रिया में के दो मुख्य चरण हैं, अर्धसूत्र विभाजन तथा निषेचन। नर में शुक्राणु तथा मादा में अंडाणु जनन कोशिका होती हैं। जनन कोशिकाएं कौन सी होती हैं? नर की जनन कोशिका को शुक्राणु कहते हैं और मादा की जनन कोशिका को अंडाणु कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार लैंगिक जनन में विभिन्नताओं का संचय होता है जो कि समष्टि की उत्तरजीविता के लिए लाभदायक है। ठीक है।